रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मॉड्यूल नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। इको 610 के मॉड्यूल नंबर 6 की हमारी डिस्कशन चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 32 स्लाइड्स कंप्लीट की थी। अब 36 से 33 से ऑनवर्ड 56 तक जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं उनको वाइंड अप करेंगे। ट्रेड लिबरलाइजेशन अंडर स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट 1988 ऑनवर्ड। जी 1988 तक तो हमने जो भी चीज़ें थी वो डिस्कस कर ली हैं। अब 88 से ऑनवर्ड अब तक ये जो 32-33 साल हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर हमने क्या क्या कुछ किया। अब सबसे पहला जी आ गया, इसमें बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर ट्रेड पॉलिसी इंप्रूव टैरिफ स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ बैंड आइटम्स, बेटर सेट ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, इंपोर्ट लाइसेंस स्ट्रीमलाइंड। जी ट्रेड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स मुकर्रर किए गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए कि किस तरह हम ट्रेड को लेकर चलेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। इम्पो टैरिफ स्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव किया गया, उसको बेहतर बनाया गया। अब टैरिफ स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने से क्या मुराद है कि जो एक्सपोर्ट्स थी उनके हवाले से भी ये चीज़ें क्लियर की गई कि किन प्रोडक्ट्स के पे कौन सी इंटरेस्ट फ्री जोन है, किन पर इंसेंटिव्स देने हैं, रिबेट देनी है, को टैक्स फ्री जोन करना है, टैक्सेस में रिलैक्सेशन करनी है, कुछ कंसेशन क्रेडिट देना है। इन चीज़ों को प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन किया गया, प्रॉपरली इनकी एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। उसके बाद जो बैन आइटम थी उनकी नंबरिंग रिड्यूस की गई, और रिड्यूस कर दी गई। पहले से ही बैन आइटम जो कि यानी कि जो पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए बैन थी आइटम्स, उनको रिड्यूस किया गया। बेटर सेट ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव और इंपोर्ट लाइसेंस स्ट्रीमलाइन। इंपोर्ट लाइसेंस को स्ट्रीमलाइन किया गया और इस चीज को मेक श्योर किया गया कि विदाउट लाइसेंस प्रोडक्ट मुल्क में नहीं आएंगे। ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया। टैरिफ रेट डिक्रीज किया गया। ड्यूटी रेट्स ऑन रॉ मटेरियल रिड्यूस्ड। जो रॉ मटेरियल था उस पर ड्यूटी रिड्यूस की गई, यानी कि वो जो टैक्सेस थे वो कम किए गए। रिडक्शन ऑफ बैन कमोडिटीज लिस्ट और रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स टू टैरिफ बैरियर्स। जी जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, यानी कि कुछ पे टैरिफ नहीं थे, कुछ प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट पे भी और कुछ पे एक्सपोर्ट पे भी, उनको टैरिफ में शिफ्ट किया गया। फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट वाज कमिटेड फॉर एक्सटेंसिव चेंज इन ट्रेड पॉलिसीज। वो क्या था? रेजिडेंट पाकिस्तान को ओपन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी डिपॉजिट अकाउंट्स। एक जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स थे उनको फॉरेन करेंसी अकाउंट्स डिपॉजिट ओपन करने की परमिशन दी गई। इंपोर्ट लाइसेंसिंग अबॉलिशिंग एक्सेप्ट ऑफ कमोडिटीज ऑन नेगेटिव लिस्ट। ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंस जो अबॉलिश कर दिया गया, जो नेगेटिव लिस्ट थी 1911 में एक नेगेटिव लिस्ट बनाई गई कमोडिटीज की। उसके अलावा बाकियों के इंपोर्ट लाइसेंस जो अबॉलिश कर लिए गए। नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स वर टेकन ऑन द बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम 1993 में है, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स को देखा गया। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम था इसमें भी स्टिल सेम यही चीजें थी कि किन इंपोर्ट गुड्स को हमने फ्रीली आने देना है, किन पर टैक्सेस इंपोज ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी इसको रिड्यूस करने का मकसद गवर्नमेंट का ये होता था कि लोग फ्रीली इंपोर्ट करें लेकिन हमें हमारे टैक्सेस में इजाफा हो। ठीक है। जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा हो। दूसरी चीज ये थी कि मुल्क में बहुत सी कैपिटल जो इंटेंसिव गुड्स थी उनकी शॉर्टेज थी स्टिल, तो उनको भी फिर लाइसेंसिंग से निकाला गया ताकि उनको भी मुल्क में लाया जा सके। नेक्स्ट आ गया वर्ल्ड बैंक स्टेटेड सिंस 1990s फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो इनटू एफसीडीज हैव सिग्निफिकेंटली हेल्प पाकिस्तान। जी इनफ्लो ऑफ एफसीडी वर अ लार्ज 75% एज पाकिस्तान इज टोटल कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ये एफसीडीज क्या है इसको हम जरा एक दफा देख लेते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। अ, हम चलते हैं जी गूगल पे। ये क्या है? फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स, ठीक हो गया जी। ओके। हम्म। जी फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो इनटू फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैव सिग्निफिकेंटली हेल्प पाकिस्तान। ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो था उसको फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स में कन्वर्ट किया गया। क्यों? बैंकों को इस चीज पे मजबूत किया गया। अब बहुत सा मुल्क में जो पैसा है वो हुंडी के थ्रू आ रहा था। ठीक है।
हुंडी बेसिकली क्या है कि हुंडी में होता यह है कि आप जो पैसा बाहर से आप पाकिस्तान में भेजते हैं, जिस एक्सचेंज रेट पर उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और उतना ही पैसा आपको पाकिस्तान में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये चूंकि बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट था और इससे पाकिस्तान को नुकसान होता था, ठीक है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स वर एज लार्ज एज पाकिस्तान टोटल कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ठीक है। और जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स थे, जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तानी जो मुल्क के लोग थे उनको भी, और जो मुल्क से बाहर गए हुए थे पाकिस्तानी, उन्होंने जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स यहाँ पे करवाने शुरू किए तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इतना फायदा हुआ कि वो 70 टोटल पाकिस्तान का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस था उसका 75% सिर्फ ये एफसीडीज हुए। Government of Pakistan should extend these trade policy measures, particularly with reference to trade taxation and of first structure adjustment program। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया था 1988 में, गवर्नमेंट ने इसको एंड किया गया और ट्रेड टैक्सेशन और जो ट्रेड पॉलिसी है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है, इसका भी कंक्लूजन, तो फॉर्मेशन ऑफ कंक्लूजन को क्या पढ़ना है, आगे चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड WTO की बात करेंगे। एक्सचेंज रेट है प्लेड इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल इन द इनिशियल 50 years ऑफ पाकिस्तान एक्सिस्टेंस, ठीक है जी, 47 से 57 तक। इन 10/9/49 पाकिस्तान गवर्नमेंट मेड है, ये क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ नॉन डिवैल्यूएशन। जी, अच्छा ये 1949 है, ओके। इन 1949 पाकिस्तान ने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम डीवैल्यूएशन नहीं करेंगे अपनी करेंसी की, ठीक है। रिजल्टेंटली पाकिस्तान फेस सीरियस क्राइसिस इन एक्सचेंज ऑन एक्सचेंज फ्रंट विच एडेड अ न्यूमेरियस अदर क्राइसिस ऑफ दैट इरा। इससे पाकिस्तान ने बहुत से क्राइसिस फेस किए क्योंकि पाकिस्तान को पैसे की जरूरत थी। और जब पाकिस्तान ने एक्सचेंज रेट पर डिवैल्यूएशन पर रजामंदार नहीं की, उससे पाकिस्तान को काफ़ी क्राइसिस हुए, इवन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुई, ठीक है। इंडिया ने हमारे एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया क्योंकि इंडिया ने वो एडजस्टमेंट की और हमने नहीं की, उससे हमें नुकसान हुआ। फिर नेक्स्ट जो है, फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज regime इन पाकिस्तान। इनिशियली पाकिस्तान रुपी वाज लिंक्ड टू पाउंड स्टर्लिंग, लेटर यूएसए बिकेम मोर डोमिनेंट अक्रॉस द ग्लोब, सो डॉलर बिकेम द की करेंसी। जी, इनिशियली जो है वो पाकिस्तानी रुपये जो है वो रही, पाउंड स्टर्लिंग रहा पाकिस्तान के साथ। बाद में क्योंकि उस वक्त जब पाकिस्तान जो वर्ल्ड पावर थी वो रशिया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यूएसए अपने आप को डोमिनेट करता गया और जो वर्ल्ड जो वर्ल्ड पावर थी, ठीक है, वो रशिया से शिफ्ट होकर यूएसए में आ गई। और अल्टीमेटली जो डॉलर था वो पूरी दुनिया में स्ट्रांग हो गया और फिर हमें अपनी करेंसी को लिंक करना पड़ा डॉलर के साथ। पाकिस्तान डिड नॉट डी वैल्यू इन 1949, इट डिड नॉट डी वैल्यू इन 1950 से टू एंड एज वेल, ठीक है, दो दफा पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को डी वैल्यू नहीं किया, ठीक है। इससे हमें अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने entire development decade has been criticized for maintaining multiple exchange rates। आप चूंकि पाकिस्तान मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स को मेंटेन कर रहा था, जो बाहर से करेंसी आ रही थी उसके एक्सचेंज रेट डिफरेंट थे, जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स हो रही थी उनके एक्सचेंज रेट डिफरेंट थे, तो ये प्रॉब्लम रही। नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तान भी वाज चेंज ट्वाइस। इन 56 30% हम डी वैल्यू में हुए और 58% 1972 में हम डी वैल्यू हुए। February 1973 पाकिस्तान रुपी वाज रीवैल्यूड 10% ड्यू टू डीवैल्यूएशन ऑफ यूएस डॉलर। पाकिस्तानी रुपी जो है वो 10% रीवैल्यू हो गया क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो डीवैल्यू हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है। 1995 में 1 जनवरी कमेंस हुई, साइंड बाय 124 नेशंस इन 15 अप्रैल 1994। 15 अप्रैल 1994 को 124 नेशंस ने इसको साइन किया कि ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और 1 जनवरी को ये कमेंस हो गई, ठीक है। उससे पहले थी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, उसको रिप्लेस करके ये WTO आ गया। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू वाइडनिंग एंड डीपनिंग द इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो। ग्लोबलाइजेशन की गई ट्रेड ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इन द ग्लोब मार्केट। बहुत से ट्रेड बैरियर्स को बहुत से कंट्रीज के साथ रिमूव किया गया ताकि इजीली ट्रेड की जा सके कंट्रीज के दरमियान। स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन विल इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर एंड ग्रोथ।
ट्रेड और इंफॉर्मेशन का फ्लो स्मूथ किया गया। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएन हैव टेकन द लीड टू एडवांस द एजेंडा। ठीक है, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को लीड किया, ग्लोबलाइजेशन को। और आज बाकी सब कुछ आपके सामने है। International financial institutions (IFIs) have established an international institutional framework for a process of development and free international trade। जी, आईएफआई जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ट्रेड जो एक्सचेंज रेट्स हैं इनको मेंटेन करते हैं, इन्होंने काफी हद तक फ्रेमवर्क डेवलप किया जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इजी हो गई। प्ले मेजर रोल इन शेपिंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड सोशल डिसीजंस रिगार्डिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द नेशन। ठीक है, इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया सोशल डिसीजंस में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने में। दीज ऑफिशियल डिसाइड अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज एंड अदर एस्पेक्ट्स बाय पासिंग द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ कंट्रीज। इसने गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं इनको डिसाइड किया किस तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होंगी, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज होंगी। और ये आज तक पाकिस्तान पे इंप्लीमेंटेड है। पाकिस्तान आज तक इन्हीं को, आईएमएफ को, ये आईएफआई जो आईएमएफ के अंडर चल रहा है और पाकिस्तान इसी को फॉलो कर रहा है। There are countries which have restricted the role of IFIs while still being major players and beneficiaries of globalization। बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो उनका रोल जो है रिस्ट्रिक्टेड था आईएफआईज में, वो सिर्फ फॉलो करते थे, उनको कोई डायरेक्टली रोल नहीं था। पाकिस्तान उसमें से एक है। व्हाट सीम टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिगार्ड एक्टिव एंड पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी। अच्छा, ये कुछ भी नहीं आगे। फिर आगे हम बात करेंगे लेस करप्ट। जी, पाकिस्तान इकोनॉमी हैज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पाकिस्तान हैव इम्प्लीमेंटेड द प्रोविजंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस एंड एग्रीमेंट्स। पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन एग्रीमेंट थी उनको इम्प्लीमेंट किया। अपनी मार्केट के एक्सेस को इम्प्रूव किया। कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टैरिफ, रिमूव कोटाज, एलिमिनेट सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स। कंट्री मुख्तलिफ मुल्कों ने इस चीज़ को रिक्वायर किया कि आप ट्रेड अपने टैरिफ को रिड्यूस करें, कोटा को रिमूव करें, जो कोटा उनके ये मेजर किए हैं, मुकर्रर किए हैं, इनको रिमूव करें। अब ये हम बाउंड थे इन चीज़ों को फॉलो करने, क्यों? क्योंकि हम बाहर से एड ले रहे थे, ठीक है, लोन ले रहे थे। अगर हम इनकी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते तो फिर हम अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते थे। अब देखें, जो एक्सपोर्ट पर सब्सिडीज है अगर उनको एलिमिनेट किया जाता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स रिड्यूस होगी, एक्सपोर्ट्स रिड्यूस होंगी तो इंपोर्ट ज्यादा होगी, इंपोर्ट ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली बाहर की चीजें हम अपने मुल्क में यूटिलाइज करेंगे। पाकिस्तान 60% एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टेक्सटाइल। जी, 9 जनवरी 1995 WTO एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग केम इनटू फोर्स। जी, 1995 में WTO ने प्रॉपर एग्रीमेंट किया, हमारी एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई टेक्सटाइल को। उसके बाद नेक्स्ट है जी कोई नई बात। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आर्ग्यूड दैट अनरिस्ट्रिक्टेड कॉटन एक्सपोर्ट वुड डिप्राइव स्पिनिंग इंडस्ट्री एंड इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। जी, पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन ने आर्ग्यू किया कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड कॉटन एक्सपोर्ट है, कॉटन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उससे जो हमारी स्पिनिंग कॉस्ट है और प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। अगर कॉटन को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, मुनासिब कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगी, उससे हम टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट किया था। टू एग्रीमेंट्स आफ्टर कोटा फ्री वर्ल्ड ट्रेड WTO 2005 पाकिस्तान तो 2005 पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल वुड गेट ह्यूज बूस्ट। 2005 के एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। पाकिस्तान विल लूज एज कोटा फ्री रिजीम मीन इंक्रीज कंपटीशन। अब कोटा रिड्यूस होने से पाकिस्तान का जो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। खैर, 2012 की पॉलिसीज के बाद फिर से हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई। इवन जो मेजर प्लेयर्स हैं मुल्क छोड़कर बांग्लादेश में चले गए हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है उनकी वजह से, रेट्स इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, वहां पे उनको टैक्स फ्री जोन, इलेक्ट्रिसिटी फ्री जोन मिले हुए हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट्स इस वजह से भी अब डिस्टर्ब है। आगे जी स्टूडेंट्स, आगे कोई काम की बात नहीं है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।